हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे, क्योंकि यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षा में जहां पर जीके जीएस का सेक्शन आता है वहां निश्चित तौर पर एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस दोनों प्रश्न, एक या दो प्रश्न जो आता है, उस दोनों प्रश्न को अगर हम लोग सेव करना चाहें तो इस टॉपिक को हम लोगों को करना अत्यंत आवश्यक है। आर्टिकल महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद थोड़ा सा जटिल रूप को हम लोग क्या किए, थोड़ा सरल करने का कोशिश किए हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें। अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक कहता है भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का तात्पर्य क्या? आप जानते हैं कि भारत अर्थात इंडिया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। कुछ को डाउट आया होगा कि 28 राज्य क्यों? पहले 29 राज्य था। एक राज्य जो जम्मू कश्मीर है, अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसीलिए 29 से घटकर 28 हो गया। दूसरा बात, 7 केंद्र शासित प्रदेश था। जम्मू कश्मीर जब टूट गया 2 केंद्र शासित प्रदेश में, अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 7 2 9 हो गया। अब उसके बाद दादर नगर हवेली, दमन द्वीप को आपस में विलय कर दिया गया, जिसके कारण 9 से घटकर 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो एक संघ है, इंडिया जो एक संघ है, इसी का चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 1 में। आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद, या अनुच्छेद का इंग्लिश होता है आर्टिकल। तो आर्टिकल 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्लियर हो गया। 2 क्या कहता है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। आप देखेंगे जब नए राज्य की स्थापना होती है तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होती है। तो अनुच्छेद 2 में क्या चर्चा है? नए राज्य की स्थापना या फिर प्रवेश। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य का अगर निर्माण करना हो या फिर वर्तमान राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना हो, इट मीन्स, या फिर घटाना हो, या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, मतलब नए राज्य का निर्माण करना, उस क्षेत्र का अल्पीकरण, अल्पी मतलब छोटा करना, या दीर्घीकरण बड़ा करना, या उनके नाम में परिवर्तन करना का चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 3 में। तो संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्र का या सीमा का बड़ा करना या छोटा करना, या नाम में परिवर्तन करने का चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 3 में। आप जानते हैं कि संविधान में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा है, जो भाग 1 है, जबकि संविधान का भाग 2 आप जानते हैं कि नागरिकता का चर्चा है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णित है संविधान में। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब आप जानते हैं संविधान के शुरुआती तौर पे जो नागरिकता का चर्चा है, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 5 में कहा गया है। संविधान का आर्टिकल 5 में कहा गया है। कहाँ पे क्या गया है? संविधान का आर्टिकल 5 में कहा गया। आप देखेंगे छठा आर्टिकल क्या कहता है? अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन। आप देखेंगे पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, प्रव्रजन का मतलब यहाँ यह सेंस है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को आया है तो उसको किस स्थिति में नागरिकता मिलना चाहिए या किस स्थिति में नहीं, इस चीज़ का चर्चा किया गया है। इस चीज़ का चर्चा किया गया है। आप देखेंगे इस चीज़ का चर्चा किया गया है। तो यही है आपको पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करना, मतलब पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया है उसको नागरिकता किस हिसाब से मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका चर्चा है 6 में। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि भारत का भी कोई व्यक्ति पाकिस्तान जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भारत का पाकिस्तान गया है तो क्या उसकी नागरिकता, मतलब अगर वहाँ की नागरिकता लिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता बनी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का जिक्र या इसके बारे में वर्णन आर्टिकल 7 में किया गया है। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने की स्थिति में नागरिकता। तो यहाँ पर भी याद रखना है। तो ये नागरिकता के बारे में आप याद रखेंगे। आपको ये भी पता होगा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये जो 35 तक है ये फंडामेंटल राइट है। क्या है ये? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब
एफ से फंडामेंटल, आर से राइट, मतलब मौलिक अधिकार का जिक्र है। किसका जिक्र है? मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार का जिक्र है तो फंडामेंटल राइट का ये जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है, क्या समझिएगा, यह तो क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 है। भाग क्या है? संविधान का भाग कितना है? 3। ये भाग 3 में चर्चा है 12 से 35 तक। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है। 14 कहता है कि विधि के समक्ष, मतलब कानून के सामने जो है, सब आदमी समान है, समान है। एक है यहाँ शब्द आया समता। अच्छा, एक शब्द आया समता, तो आप एक बात बताइए, समता और समानता में क्या अंतर है? समता और समानता में क्या अंतर है? ये बात जान रहे हैं? समता और समानता में क्या है? देखिए, दोनों में डिफरेंस है, एक ही चीज नहीं है। समानता और समता में डिफरेंस है, ठीक ना। और ये क्या डिफरेंस है, ये चीज़ समझना होगा, ठीक ना। लेकिन इससे पहले एक बार हम लोग इसको याद करें। हम क्रमिक बहुत सारी चीज़ को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, हर वर्ड पर, हर स्टेप को समझेंगे कि क्या होता है, इसको बारीकी से समझेंगे ध्यान से, और अच्छा हो जाएगा जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, और हर एक टर्म पर, हर एक वर्ड पर हम लोग बारीकी से ध्यान बताएंगे। हम कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा अभी इसको हम लोग देख लें। विधि के समक्ष समता का अधिकार। आप देखेंगे समता, जनरली लोग यह जनरली समझते हैं कि समता मतलब समानता। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष, अर्थात विधि के समक्ष सब व्यक्ति समान है, और उसको समान संरक्षण भी मिलना चाहिए। याद रखिएगा, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, ये दोनों जिक्र आर्टिकल 14 में ही है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने समक्ष समानता, सब आदमी समान है, और विधि का समान संरक्षण और कानून का समान रूप से संरक्षण भी होना चाहिए सबके लिए। तो यह चीज़ जो है आर्टिकल 14, तो याद रखिएगा विधिक समता। अगर ये इतना बात याद नहीं रहे तो आप ये याद रख सकते हैं, विधिक समता। क्या याद रख सकते हैं? विधिक समता। क्या याद रख सकते हैं? विधिक समता याद रख सकते हैं। आगे क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि राज किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, ये सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात इसको सामाजिक समानता आप कह सकते हैं, एक तरह का क्या कह सकते हैं आप? सामाजिक समानता, मतलब समाज में समानता स्थापित करना मूल मकसद है। तो क्या कहेंगे? राज किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इस सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। यही है जातिगत समानता। आगे हम लोग देखेंगे 16 कहता है राज किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, इस सब के स्थान आधार पर कोई सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगी। सार्वजनिक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगी। आप देखेंगे सार्वजनिक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगी। अब एक चीज़ ये समझना है आपको कि सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगी, इसका मतलब यह है राज किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगी। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? इसको आर्थिक समानता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आर्थिक समानता कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? आर्थिक समानता कह सकते हैं। तो यह एक तरह का हो गया आपको आर्थिक समानता। क्या हो गया? ये एक तरह का आर्थिक समानता हो गया। ये क्या हो गया? एक तरह का आर्थिक समानता हो गया। मतलब अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि आर्थिक समानता किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया मौलिक अधिकार का, तो 16 में। सामाजिक समानता देखें तो आपको दिख गया आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में तो यह है आर्थिक समानता और यह है सामाजिक समानता। अब आगे देखेंगे आप, आगे कहता है आर्टिकल 17 क्या है? अगला 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब यहाँ छुआछूत की समाप्ति है। देखिए अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की, देखिए अस्पृश्यता का अंत, यहाँ पर छुआछूत की समाप्ति है। अर्थात याद रखिए ये भी एक तरह का सामाजिक समानता हुआ। क्या हो गया? सामाजिक समानता हो गया। ये जिक्र हो सकता है कि, तो देखेंगे आर्टिकल 17 क्या है? सामाजिक समानता। आर्टिकल 18 कहता है 18, आर्टिकल अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत। यह याद रखिएगा, ये अपवाद है, अपवाद ये याद रखना है कि सेना
और शिक्षा के उपाधि को छोड़कर सभी तरह के उपाधि का अंत। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस उपाधि को छोड़कर अंत करने की बात अनुच्छेद 18 करता है? तो सेना का, कभी कभी शिक्षा का, ऑप्शन में जैसा रहेगा, कभी कभी दोनों रह सकता है, ये भी हो सकता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 18 में है। ये आर्टिकल तो कई बार पूछा है। छुआछूत की समाप्ति, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में। तो छुआछूत कहेगा या अस्पृश्यता कहेगा तो इसका आर्टिकल 17 में जिक्र किया गया है। अगला है आर्टिकल 19, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आपको घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत के क्षेत्र में। ये सब चर्चा आपको आर्टिकल 19 में किया गया। आप जानते हैं 19 का एक जो है अर्थात क, यही है प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखिएगा 19 का आर्टिकल 19 का एक, चूंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये जो है मिला है प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो हम लोग क्या कहेंगे? 19 का एक। 19 का एक किसके आधार पर? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर मिला। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर मिला है। अगला है अनुच्छेद 20। देखिए, दोष सिद्धि का अधिकार। दोष सिद्धि का अधिकार मतलब आप याद रखिएगा, कोई व्यक्ति को तब तक आप दोषी नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसे कानूनी तौर पर दोष सिद्ध नहीं किया गया है, तब तक आप उसे दोषी नहीं कह सकते हैं। यही है। और याद रखेंगे दोष सिद्धि का अधिकार, क्वेश्चन आता है दोष सिद्धि का अधिकार आर्टिकल किस में है? 20 में। आर्टिकल 21 आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 हम बात कर रहे हैं, 21 का क है ये, हम आर्टिकल 21 का बात कर रहे हैं। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जीने की आज़ादी। ये है अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, मतलब अधिकार किस में है? आर्टिकल 21। इस बार के यूपीएससी में आप देखे होंगे कि आर्टिकल 21 का पूछा था कि अपने मनपसंद जीवन साथी या अपने मनपसंद की शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 क्या है? निजता का अधिकार इसी में है। क्वेश्चन आता है निजता का अधिकार 21 में कहेंगे। आप कह सकते हैं मौलिक अधिकार, इसको तो मौलिक अधिकार भी हम लोग बना चुके हैं। 21 क्या है? मौलिक अधिकार। निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये बड़ा आर्टिकल हो गया। अब तो ये बड़ा एकदम देखा जाए तो मौलिक अधिकार में जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वो आर्टिकल 21 में दिख जाएगा। तो निजता का अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, तो ये सब तमाम अधिकार आर्टिकल 21 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप याद रखेंगे, आप अपना प्राण खुद भी नहीं ले सकते, वो भी कानूनी अपराध है। क्यों? क्योंकि यहाँ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आपके प्राण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य बनता है, आपकी स्वतंत्रता है। आपका प्राण सिर्फ एक ही तरीका से लिया जा सकता है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा लिया जा सकता है, अन्यथा ना ही आप ले सकते हैं, ना ही आपके सगा संबंधी या कोई भी किसी को भी हक लेने का, आपके प्राण का को लेने का हक नहीं दिया गया। तो आर्टिकल 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 का क कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। अब ये मौलिक अधिकार के तौर पर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये कहता है आर्टिकल 21 कहता है। अगला देखेंगे आर्टिकल 22, सामान्य स्थिति में बंदी से सुरक्षा। सामान्य स्थिति में क्या है? बंदी से सुरक्षा। आप देखेंगे सामान्य स्थिति में क्या है? बंदी से सुरक्षा। अब ये क्या है सामान्य स्थिति बंदी सुरक्षा? आप देखिएगा आर्टिकल 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको यह याद रखना है। सामान्य स्थिति बंदी से सुरक्षा मतलब। अगला है आर्टिकल 23, मानव व्यापार और बलात्श्रम। मानव व्यापार और बलात्श्रम याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अब मानव का व्यापार नहीं कर सकता है। जो पहले आपको पता होता था कि हम लोग व्यक्ति को खरीदते थे, बेचते थे, जिसको दास प्रथा के तौर पर हम लोग जानते हैं इतिहास में। और आपको ये भी पता है आज के दौर में भी देह व्यापार किया जाता है। इसी के कारण कभी आप देखेंगे रेड लाइट में, रेड एरिया में छापा मारा जाता है या होटल में छापा मारा जाता है। जनरली मानव व्यापार को रोकना, ठीक ना। और बलात्श्रम, ये जो हम लोग बलपूर्वक किसी को मजदूरी कराते हैं, मन हुआ तो रुपया देंगे, नहीं देंगे, ऐसी जो व्यवस्था है, ये इस तरह की जो बातें हैं, इसका चर्चा है आर्टिकल 23 में। ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है, याद रखिएगा, ये शोषण के विरुद्ध, ये आर्टिकल 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। और याद रखना है तो मानव व्यापार बलात्श्रम, क्वेश्चन 23 में क्या कहेंगे? आर्टिकल मानव व्यापार और बलात्श्रम। कई बार पूछा, इस बार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा था, पीटी में। इस बार दरोगा के पीटी में भी ये पूछा था कि मानव व्यापार और बलात्श्रम किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23 में। मानव व्यापार और बलात्श्रम आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को
जितने भी जोखिम भरा कार्य है या कल कारखाना है उसमें आप काम पर ना लगाएं, वो एक तरह का अपराध है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को जोखिम भरे कार्यों में लगाना एक तरह का अपराध है। तो आर्टिकल 24 यह है, ठीक है, आर्टिकल 24 यह। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आपको ये एक धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से लेकर आप देखेंगे, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। 25 से 28 तक आप देखेंगे ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। 25 से 28 तक क्या आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 25 में क्या है कि आप अपने मनपसंद का धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, इसके लिए कोई तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये आपकी आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपका जो दिल करता है वो धर्म को आप मानिए, अपनाइए, उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है? अब जिस धर्म को आप माने हैं ना, जिस धर्म को आप माने हैं, जिस धर्म के प्रति आपके दिल में स्नेह है, जिस धर्म के प्रति आपकी आस्था है, उसका आप प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। ये आपकी आज़ादी है। जिस धर्म को आप मानते हैं उसका प्रचार कर सकते हैं, उसकी प्रसार कर सकते हैं, ये आपका क्या है? आज़ादी है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये आप कर सकते हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार, लेकिन उससे किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जिस तरह से आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम धार्मिक अपने धर्म को जो धर्म मन होगा मानेंगे और उसका प्रचार करेंगे, ऐसे ही तो दूसरे व्यक्ति का भी तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर वो व्यक्ति का अधिकार हनन होगा या उसके स्थान पर वही आपके अधिकार का हनन करेगा, तो याद रखेंगे इस मामले के लिए आप दोषी करार होंगे और आपका यह अधिकार पर अंकुश लग सकता है। क्योंकि आपके धार्मिक मामलों में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, राज कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके कारण किसी तरह का समाज में विषमता फैलता है, किसी तरह के समाज में द्वेष की प्रवृत्ति फैलती है, तो उस स्थिति में मजबूर होगा न्यायालय आपके इस अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए और आपको इसके लिए अपने सीमा में रहने के लिए बाधित करने के लिए, इस चीज़ के लिए। तो याद रखेंगे 26 क्या है? तो आप जिस धर्म को माने उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27। अब 27 क्या है? धार्मिक कार्यों पर किया गया खर्च कर मुक्त होगा, टैक्स नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि अगर आपको अभी जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसके लिए आप बहुत बड़ा सभा किए हैं या किसी तरह की आप उस पर बहुत बड़ा आयोजन करें, तो उसमें जितना खर्च, उस पर कोई तरह का खर्च कर रहे हैं, जो भी तरह का, आप उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो कर मुक्त। याद रखिए, धार्मिक कार्यों पर कर मुक्त किस अनुच्छेद में है? 27 में। धार्मिक कार्यों पर कर मुक्त किस अनुच्छेद में है? 27 में। धार्मिक कार्यों पर कर मुक्त किस अनुच्छेद में है? 27 में। अगला है 28। देखिए, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम आर्टिकल है 28। यह है, सार्वजनिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकार के द्वारा पोषित संस्था है, जो सरकार के द्वारा पोषित संस्था है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारत के नज़र में सभी धर्म एक समान है, किसी भी विशेष धर्म को ये प्रोत्साहित, याद रखेंगे, किसी भी, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, याद रखेंगे, ये भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? धर्मनिरपेक्ष या पंथ। भारत क्या क्या है? धर्मनिरपेक्ष। इसीलिए ये क्या करती है? सरकारी जितना भी सार्वजनिक संस्था या सरकारी संस्था है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का जिक्र करता है, इस बात का जिक्र करता है। आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। एक बार हम लोग इसको क्या करें? अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है? हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। एक बार इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है? नए राज्य की स्थापना, प्रवेश की बात करता है। तीसरा क्या करता है? अब राज्य के नाम को बदलना, उसके सीमा को कम करना या बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, या इसके निर्माण से संबंधित बात अनुच्छेद 3 में है। 3 के बाद 5 पढ़ाए थे। 5 में क्या है? तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का चर्चा मिलता है। उसके बाद 6 पढ़ाए थे। 6 पढ़ाए थे। 6 में क्या है? तो 6 में है
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, याद रखेंगे हम बोले थे पाकिस्तान से भारत जो आएगा ये 6 था, और इसका बोले थे उल्टा भी होता है, भारत से पाकिस्तान जाएगा ये 7 है। देखिए 6 और हम लोग 7 देखे थे, भारत से पाकिस्तान। उसके बाद हम लोग 14 देखे थे, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष सब समान है, तो विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण, इसको विधिक समानता भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी विधिक समानता किस अनुच्छेद में है, 14 में है। 15 पर है, राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, सामाजिक समानता लाएगी। 16 में पढ़ाए थे, राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग ये सब के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगी, अर्थात आर्थिक समानता लाने की चेष्टा रखेगी। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की समाप्ति का जिक्र 17 में है। 18 में है उपाधि का अंत, अर्थात सेना शिक्षा को छोड़कर। 19 में है वाक्य की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, एक संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी कोने में किसी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, वहां रहकर व्यापार करने की स्वतंत्रता, यह आज़ादी आपका आर्टिकल 19 ही देता है आपको, यह आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देता है। 20 कहता है दो सिद्धि का अधिकार, 21 का प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जबकि 21 का क कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। 22 समान स्थिति में बंदी से सुरक्षा, समान स्थिति में बंदी से सुरक्षा। 23 मानव व्यापार और बलात् श्रम का बात करता है, मानव व्यापार और बलात् श्रम का बात करता है, जबकि 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को जोखिम भरे कार्यों में लगाना अपराध है। 25 कहता है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपको जो दिल करता है धर्म मानने का उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस चीज़ के लिए आपको संविधान का अनुच्छेद 25 आपके साथ है। 26 कहता है धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म को माने हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यही आपकी आज़ादी आर्टिकल 26 है, इसके लिए आपके साथ है। लेकिन याद है कि आपके इस कारनामे से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे, उसको नुकसान न हो, ऐसा ध्यान रखेंगे। 27 उसके लिए जो आप खर्च करेंगे उसके लिए जो टैक्स जो खर्च होगा उस पर कर नहीं लगेगा, टैक्स मुक्त होगा। 28 सार्वजनिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का चर्चा किया जाता है। एक बार बताइए आर्टिकल 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या कहता है? नए राज्य की स्थापना। तीसरा क्या कहता है? आप किसी क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना है, नाम बदलना है, निर्माण करना है, तो इसके लिए आर्टिकल तीसरा है। आप 5 क्या बोले थे? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 क्या बोले थे? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले को नागरिकता। 7 क्या बोले थे? इसका उल्टा, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले को नागरिकता। 14 क्या है? विधिक समानता। 15 क्या है? सामाजिक समानता, क्योंकि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। 16 क्या है? 16 है आर्थिक समानता, क्योंकि राज्य किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगी। 17 क्या है? ये भी सामाजिक समानता कह सकते हैं, क्योंकि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है। 18 क्या है? 18 है कि आपको पता होना चाहिए कि इस उपाधि का अंत की बात करता है, लेकिन सेना और शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर। 19 क्या है? 19 कहता है कि वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, इसी के तहत 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता, यह है आपका 19। 20 क्या कहता है? 20 कहता है दोष सिद्धि का अधिकार। 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि का अधिकार। 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 का क्या कहता है? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। 22 क्या है? समान स्थिति में बंदी से सुरक्षा। 23 क्या है? मानव व्यापार और बलात् श्रम। 24 क्या है? तो याद रखिएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे कल कारखानों में काम पर लगाना कानूनी एक तरह का अपराध है, उसके मौलिक अधिकार कहीं न कहीं हनन है। 25 क्या है? आपको जो दिल करे उस धर्म को मानिए, धार्मिक अंतःकरण। 26 क्या है? जिस धर्म को आपने माना है उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखेंगे इससे किसी व्यक्ति को नुकसान, उसके मौलिक अधिकार का हनन ना हो। 27 क्या है? 27 तो 27 में है कि आप जिस धर्म को माने उसके प्रचार प्रसार में जो खर्च होगा वो कर मुक्त होगा। 28 में क्या है? जो सरकारी संस्था होगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आज हम लोग 29 तक रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोशिश करें
द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, कोशिश करें अपने मित्रों के साथ शेयर करने का, ताकि ये जल्द से जल्द जो सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों के पास एग्ज़ाम से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जहां से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है वो आपके पास हो और आप कम समय में अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें। इसमें हमारी आप लोगों के लिए हमारे ओर से पूर्णतः सहयोग होगा और आप लोग भी अपने इस परिवार के सदस्य पर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।